नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की दूरवा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका 9वां पाठ विश्वेश्वरैया। आकाश में अंधेरा छाया हुआ था। बादल आकाश में मंडराते हुए एक दूसरे से टकरा जाते तो बिजली चमकने लगती और गर्जना होती। फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। कुछ ही देर में गड्ढे और नालियां सब भर गए। ये इसका पहला गद्यांश है। अब यहाँ क्या है, इस दृश्य को कौन देख रहा है खड़ा हुआ दूर? इस दृश्य को देख रहे हैं हमारे 6 वर्षीय विश्वेश्वरैया अपने घर के बरामदे में खड़े इस दृश्य को निहार रहे हैं। गली में पंक्तियों में खड़े पेड़ बारिश में धुल जाने के कारण बड़े सुंदर और साफ दिखाई दे रहे थे। पत्तियों और टहनियों से पानी की बूंदें टप टप गिर रही थी और थोड़ी दूर पर धान लहलहा रहे थे। जहां विश्वेश्वरैया खड़े थे वहां निकट की नाली का पानी घुमड़ घुमड़ रहा था। उसमें भी भंवर उठ रहे थे और थोड़ी ही देर में उसने जल प्रपात का रूप धारण कर, यानी पानी जोर जोर से बहने लगा और एक बहुत बड़े पत्थर को भी अपने साथ बहा के ले जा रहा था, जिससे ये पता चलता था कि पानी में कितनी शक्ति होती है। तो पहले उसने क्या देखा बारिश, बादल, कैसे गर्जना हो रही है, कैसे बिजली चमक रही है। उसके बाद जो पानी भर गया वो भी तेजी से कैसे बड़े बड़े पत्थरों को बहा के ले जा रहा है। तो ये बच्चा क्या विश्लेषण कर रहा है, ये समझ रहा है कि यानी प्रकृति जो है वो कितनी महान है और प्रकृति में कितनी ज्यादा जो उसकी शक्ति है वो उसका जो है वो विश्लेषण कर रहा था। अब ये कह रहा है विश्वेश्वरैया ने हवा और सूर्य की शक्ति को भी देखा था। तो सामूहिक रूप से वो ये समझ रहे थे कि प्रकृति की जो शक्ति है वो बहुत असीम है। अब इनको ये ख्याल आया कि इसका मतलब ये है कि मुझे प्रकृति के विषय में जानना चाहिए। तो ये छोटे से बालक ने अपने मन में सोच लिया। थोड़ी दूर पर वो बड़ी निर्भीकता माने बिना डरे मूसलाधार माने लगातार होने वाली वर्षा में खड़ी एक आकृति को देखने लगा। उसने ताड़पत्र की एक छतरी ली हुई थी। वो तुरंत पहचान गया, यानी उसने देखा कि कोई स्त्री खड़ी हुई है जिसने ताड़पत्र की एक छतरी जैसी ले रखी है। उसके कपड़े फटे थे, वह कमजोर और भूखी लग रही थी और एक झोपड़ी में रहती थी। उसके बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते थे, वो गरीब थी। तो विश्वेश्वरैया ने सोचा वह इतनी गरीब क्यों है, मतलब ये कैसा बच्चा है जो प्रकृति के विषय में भी सोचता है और जिसमें ऐसा नहीं है कि केवल वो विज्ञान के विषय में जिज्ञासु है, बल्कि वो जो इंसानी जो भावात्मक तौर पे भी वो बड़ा जागरूक बच्चा है। उसने बड़ी गंभीरता से सोचा कि प्रकृति और गरीबी के बारे में मुझे जानना चाहिए। वह परिवार के बड़ों से इसका उत्तर जानना चाहता था। कभी कभी वो अपने अध्यापकों से भी इस विषय में बहस करता था। वह उनसे प्रकृति के बारे में पूछते ऊर्जा के कौन से प्रचलित स्रोत हैं, यानी जो ऊर्जा क्या होती है, मतलब जो शक्ति है उसके जो उसका ओरिजिन क्या है, कहां से उत्पन्न होती है ये। तो ये सब बातें वो जानना चाहता था। और सबसे बड़ी बात है वो जैसे कहते हैं कि इन चीज के बेसिक्स पे ध्यान देना चाहता था। वो समझना चाहता था कि ये कैसे तो ये प्रयोग की जा सकती है और इस ऊर्जा जो भी प्रकृति के द्वारा ऊर्जा है उसका हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक कह सकते हैं इंजीनियर जैसा एक दिमाग उसका खोज में लगा रहता था। वो ये भी पूछता था आखिर लोग इतने गरीब क्यों हैं, नौकरानी फटी पुरानी साड़ी क्यों पहनती है, उसके बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते। धीरे धीरे इस लड़के ने प्रकृति और जीवन के बारे में इसको अंतर्दृष्टि यानी वो बहुत ध्यान से समझने लगा और देखने लगा। और उसको ये भी पता चल गया कि जो ज्ञान है ना वो असीमित है। मतलब आप उसको कितना भी प्राप्त कर लें, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं ज्ञानी हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो समझ गया कि बिना रुके उसको सीखते ही रहना होगा, तभी उन प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। और उसने ये जान लिया कि हर व्यक्ति को जीवन पर्यंत छात्र बने रहना चाहिए, एक स्टूडेंट बने रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारा संसार है उसमें इतना ज्ञान है कि कोई भी अपने आप को ज्ञानी नहीं समझ सकता। और ये जो उसने संकल्प किया कि मैं हमेशा छात्र बनकर रहूंगा, ये उसकी महानता की कुंजी थी। यानी उसने सबसे समझदारी का काम यही किया। मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर के मुद्देनाहल्ली नामक स्थान पर 15 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके पिता वैद्य थे। वर्षों पहले उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्षगुंडम से यहाँ आए और मैसूर में बस गए। मैसूर जो अब कर्नाटक में है। 2 वर्ष की आयु से ही उसका परिचय
रामायण, महाभारत, पंचतंत्र आदि कहानियों से हो गया था। कहानियां हर रात घर की वृद्ध महिलाएं उन्हें सुनाया करती थी और कहानियां बड़ी रोचक होती थी, कहानियां बड़ी शिक्षाप्रद होती थी। इन कहानियों से इसके विश्वेश्वरैया के मन में ईमानदारी, दया और अनुशासन जैसे मानवीय मूल्य उनमें अपने आप आते चले गए। विश्वेश्वरैया चिकबल्लापुर के मिडिल और हाई स्कूल में पढ़े। वहां पर उन्होंने गॉड सेव द किंग इस प्रकार का गीत गाने को कहा गया। तब उन्हें पता चला कि हमें इस तरीके के अंग्रेजी गीत गाने को क्यों कहा जा रहा है कि भारत एक उपनिवेश है और हम लोग गुलाम हैं। हमें किसी भी मामले में कोई भारतीय को बोलने का अधिकार न था और भारत की अधिकांश संपत्ति विदेशियों ने हड़प ली थी। क्या उनके घर में काम करने वाली नौकरानी विदेशी शासन के कारण गरीब है? ऐसा प्रश्न विश्वेश्वरैया के मन में हमेशा घुमड़ता रहता था। राष्ट्रीयता की चिंगारी उठती थी और उनके जीवन में यह अंत तक जलती रही। विश्वेश्वरैया जब केवल 14 वर्ष के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो क्या वे अपनी पढ़ाई जारी रखें? फिर विचार विमर्श हुआ तो उनकी माँ ने कहा कि ये तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो उन्होंने कहा, अम्मा क्या मैं मामा के पास बेंगलोर जा सकता हूँ और मैं उन मामा रामैया के साथ रह सकता हूँ? वहां पे अच्छे कॉलेज है, मैं उनमें प्रवेश ले लूंगा। तो माँ ने कहा कि देखो बेटा, पर तुम्हारे मामा इतने अमीर नहीं है, तो तुम उन पर अपनी पढ़ाई का बोझ मत डालो। माँ ने ऐसा उन्हें समझाया। तो विश्वेश्वरैया ने कहा, माँ आप फिक्र मत करो, मैं अपनी जरूरत के लिए पैसे खुद कमाऊंगा। मैं बच्चों को ट्यूशन दूंगा, अपनी फीस देने और किताबें खरीदने के लिए मैं काफी धन कमा सकूंगा। और आप चिंता ना करें, मैं पैसे बचा भी लूंगा, बल्कि उन्हें मैं मामा को दे भी दूंगा थोड़े पैसे। विश्वेश्वरैया ने अपनी माँ को आश्वासन दिया। उनके पास हर प्रश्न का उत्तर था। समाधान ढूंढने की इस क्षमता ने उनके पूरे जीवन को बदल डाला। वे लगातार विकास ही करते गए और इस कारण से वे एक बहुत ही व्यवहारिक ऐसे व्यक्ति बन गए जिनको केवल आदर्शवादी ही बच्चे नहीं बन के रहे, बल्कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आदर्श और व्यवहार दोनों पे बहुत अच्छे से काम किया। उनके जीवन का सार ये था कि पहले जानो और फिर करो। बड़े होकर यही विश्वेश्वरैया एक बहुत महान इंजीनियर बने। तो विश्वेश्वरैया के बारे में मैं आपको इसके अलावा भी बताना चाहूंगी कि विश्वेश्वरैया एक बहुत ही सफल सिविल इंजीनियर बने और आज भी इनके जन्मदिन को हम इंजीनियर डे की तरह मनाते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और इन्होंने टाटा स्टील के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरह भी काम किया था। तो ये विश्वेश्वरैया के बारे में मैं आपको वो बता रही हूँ जो भी आपकी पुस्तक में नहीं है, तो ये भी आपको ज्ञान के लिए पता होना जरूरी है। बच्चों एक बार देख लेते हैं इसके शब्दार्थ। मंडराना, चारों ओर घूमना। मूसलाधार वर्षा, मैंने आपको बताया तेज बारिश। बुदबुदाना, धीरे धीरे बोलना। उपनिवेश, वह देश जिस पर किसी अन्य देश का अधिकार हो। आत्मसात करना, आचरण में ढालना। मस्तिष्क, दिमाग। ऊर्जा, शक्ति। असीमित, जिसकी कोई सीमा न हो। अंतर्दृष्टि, समझ। तो ये थे बच्चों आज के शब्दार्थ। तो आशा करती हूँ विश्वेश्वरैया पाठ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगली कविता के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।